हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 10th का पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, ओम्स लॉ के बारे में देखे थे। पिछले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में देखे थे। ओम्स लॉ क्या होता है, इससे रिलेटेड उसका डेरिवेशंस भी हम लोग किए थे। उसमें ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट निकल के आया था जिसका क्या नाम था, रेसिस्टेंस। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, ओम्स लॉ के बारे में देखे थे। किसके बारे में देखे थे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम लोग उसने पिछले क्लास में डिटेल स्टडी किया था। उसमें मेरा इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, और एक उससे पहले और पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q। ये दो फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब जो ओम्स लॉ था आपका V इज इक्वल टू आई आर, इसमें एक कांस्टेंट निकल के आया था, इसको हम क्या बोलते थे, रेसिस्टेंस बोलते थे, रेसिस्टेंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है, क्या कांस्टेंट कैसे ये मटेरियल पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, या ये किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। आज हम इसके स्टडी करेंगे। तो मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो अगर शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? आज हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। तो जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता था, वो अपोज करता था मोशंस को। अपोज क्या करता है किसको, वो फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, मोशंस के अपोजिट डेवलप होता है। तो रेसिस्टेंस का यहां वही काम है। ये क्या करता है रेसिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वायर में ना, उसको ये अपोज करता है। अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू द वायर। तो हेडिंग लगाइए कॉपी पेन निकाल कर, क्योंकि नोट्स बनाना भी जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है दोस्तों, तो इसका जो एक डिफिनीशन जो होता है, ऑर्डिनरी डिफिनीशन जो होता है कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो आप लोग समझ रहे हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच अपोज दी, क्या करता है, विच अपोज दी फ्लो ऑफ करंट इन दी वायर। जो क्या करता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच अपोज दी फ्लो ऑफ करंट इन द वायर। जो क्या करता है, वायर में करंट को फ्लो को क्या करता है, ये अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। और इसी कारण से, इसी फ्लो अपोज के कारण से हम आगे पढ़ेंगे कि हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। अब इसको मेजर करते हैं ना, तो उसको हम मेजर करते हैं, ओम्स बोलते हैं इसको। इसका जो सिंबल होता है ना, देखिए इस तरह से होता है, ओम्स। ये इसका जो ऐसा यूनिट होता है जिसमें हम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स बोलते हैं। अब आपको पता है मैथमेटिकली कि V इज इक्वल टू क्या है, आई आर है। V इज इक्वल टू आई आर। तो और देखिए आर अब बराबर क्या होगा, V अपॉन आई। ये मैं पिछले वीडियो में भी बतलाया था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख के आइए, सर्च कीजिए ओम्स लॉ बाय रविशर, वो आपको आ जाएगा वीडियो। नेक्स्ट है आपका ये V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां देखिए आर का जो यूनिट है वो ओम्स है। क्या है, ओम्स है। तो जो भी न्यू यूनिट्स जो आता है उसको हमको डिफाइन करने की आवश्यकता होती है। तो हम कब कहेंगे कि 1 ओम का रेसिस्टेंस है, व्हेन वी से दैट द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। तो 1 ओम का रेसिस्टेंस कब कहेंगे, तो देखिए
हमको 1 ओम का रेसिस्टेंस करना है, तो 1 ओम रेसिस्टेंस के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे 1 वोल्ट और उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर। तो जब हम किसी भी वायर से, कनेक्टिंग वायर से पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखते हैं और उसके क्रॉस अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो देन वी कैन से दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम। तब हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द वायर कितना ओम होता है, 1 ओम होता है। तो इसको डिफाइन करना आता है, बोर्ड एग्जाम में इसको डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है कि डिफाइन 1 ओम। तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस, डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो कैसे डिफाइन करेंगे देखिए, लिखिएगा व्हेन वी अप्लाइड ए potential difference through a wire is 1 volt and current flow वन ओम। जब हम कहेंगे रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना ओम, 1 ओम, दैट इज आपको पता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो और R बराबर क्या होगा, सॉरी तो 1 ओम बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। दैट इज किसी भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और उसके अक्रॉस अगर 1 एम्पियर का करंट डेवलप्ड होता है, देन वी कैन से दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम। तो उम्मीद करता हूँ रेसिस्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे नेक्स्ट बतलाता हूँ। हो गया, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक बतलाता हूँ इसका। तो ये किसकी बात थी, रेसिस्टेंस की बातें थी। किसकी बातें थी, रेसिस्टेंस के। अब हम लोग इसको देखिए, रेसिस्टेंस किसका है, बेसिकली ये रेसिस्टेंस है कंडक्टर का। किसका है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो उसमें आपको क्या डेवलप मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा। तो ये थी रेसिस्टेंस की बातें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है आपका, इसी में आप हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, कि वायर का रेसिस्टेंस किस किस फिजिकल फैक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे आप देखिएगा यहां, तो R बराबर है V अपॉन आई है, R बराबर है जो V अपॉन आई है। अब कोई बोलता है ना कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो जनरली लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस V और I पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेसिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता है, नहीं तो सोचते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और रेसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/I के, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है I के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेसिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, तो रेसिस्टेंस जो है ना हमारा दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके वायर के कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब वायर कैसे बना हुआ है, उसका फिजिकल कंडीशंस क्या है, इस पे डिपेंड करते हैं। तो जो भी रेसिस्टेंस मेरा डिपेंड करता है वो आपको वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है और वायर के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द वायर मतलब किस मटेरियल का नेचर बना हुआ है इस पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये 4 फैक्टर हैं जिस पे क्या करता है आपका वायर, ये रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड करता है। ना ही रेसिस्टेंस ऑफ वायर वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। बात आ रही है समझ में? तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर पे, ऑन विच फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स, ऑन विच फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड। तो चलिए फिर इसको मैं शुरुआत करता हूं। हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस की बात हो रही है आज। उम्मीद कर रहा हूं कि हम लोग नोट्स तैयार कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने में क्या हो, आसानी हो, सहूलियत हो और आप बाद में भी देख सकते हैं इसको, तो समझ में आए प्रॉपर वे में। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स या कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स। तो पहला है आपका लेंथ पे, दूसरा है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, दूसरा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तीसरा है आपका मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल्स ऑफ वायर पे, और चौथा आपका टेम्परेचर पे। ये 4 फैक्टर हैं जिसपे आपका रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ द वायर पे कैसे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर पे कैसे डिपेंड करता है। तो जो देखिए रेसिस्टेंस जो होता है दोस्तों ना, वो वायर के रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, लेंथ ऑफ द वायर। दैट इज कहने का मतलब है अगर आप रेसिस्टेंस को इंक्रीज करिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है कि एक क्वांटिटी को जिस प्रोपोर्शनल में आप इंक्रीज कर रहे हैं, सेकंड क्वांटिटी वो उसी प्रोपोर्शनल में क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो दैट इज आप क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the resistance of the wire is directly proportional to the length of the wire। किससे ये डिपेंड होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस ऑफ जो वायर का रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द वायर के। दूसरा है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई भी वायर लीजिए, कोई भी वायर लीजिए, अब वायर सिलेंड्रिकल होता है तो सामने से जब उसको देखिएगा तो सामने से वो कैसा नजर आएगा, सर्कुलर नजर आएगा। जैसे ये क्या है, सिलेंड्रिकल है। अब ये सिलेंड्रिकल, ये सामने से कैसे नजर आएंगे, ये सामने से कैसा नजर आएगा आपको, सिलेंड्रिकल नजर आएगा। और ये सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, सर्कुलर नजर आएगा। इसका सामने से देखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कैसा नजर आएगा, सिलेंड्रिकल दिखाई देगा। देख लीजिए आप लोग, ये सर्कुलर है, सामने से कैसा सर्कुलर है। तो ये कैसा एरिया है, इस वायर का क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसी सेम वायर का और लेंथ इसका एल है, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो होता है ना, वो आपका रेसिस्टेंस ऑफ द वायर होता है, वो आपका
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। दैट इज, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो दैट इज कहने का मतलब है रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली होता है, ये डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। डायरेक्टली और इनवर्सली में बस ये इतना डिफरेंस है कि डायरेक्टली में क्या होता है, एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज कीजिएगा जिस प्रोपोर्शन में, नेक्स्ट क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन में आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली का क्या मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करवाइएगा तो दूसरा क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करवाइएगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्सली का कॉन्सेप्ट है। तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। देखिए रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। ये लेंथ, ये मान लीजिए इसी कंडक्टर का ये लेंथ है और इसी कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर दोनों इक्वेशन सेम वायर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस ऑफ जो वायर हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बाई ए के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, L बाई ए के। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, और जब इसको लिखिएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये रो आता है दोस्तों, क्या होता है, रो। तो L बाई ए हो जाएगा। तो R बराबर जो इसका फॉर्मूला बन के आता है रो L बाई ए, वेयर L तो जान रहे हैं आप लेंथ ऑफ द वायर है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। लेकिन वेयर ये जो रो है ना, वेयर जो इसको हम, ये जो सिंबल दिखाए इसको हम रो बोलते हैं, रो है ग्रीक लेटर में इसको रो बोला जाता है। ये है ना रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, जिस ये वायर का बना हुआ है उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रेसिस्टिविटी। मतलब ये भी अगर आप रेसिस्टिविटी को भी आप सोचिएगा तो ये एक तरह से ये क्या है, रेसिस्टेंसी है, जो क्या करता है, करंट को, फ्लो को अपोज करता है। और ये क्या करता है, मटेरियल टू मटेरियल क्या करते रहते हैं, डिफरेंट होते रहता है। ये मटेरियल इसका फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। रो जो है आपका वो कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब ये एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग हो जाएगा ये। तो ये क्या है, मटेरियल टू मटेरियल रेसिस्टिविटी क्या करता है, डिफरेंट होता है, वो चेंज होते रहता है मटेरियल टू मटेरियल। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा, मटेरियल ऑफ द वायर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। कि अगर आप मान लीजिए कॉपर का वायर लेते हैं तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम का लीजिएगा उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, और उसी तरह से अगर आप आयरन के लीजिएगा तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा। ये जो आपका रेसिस्टेंस होता है मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, वो किसकी वजह से वेरी करता है, रेसिस्टिविटी की वजह से वेरी करता है। अब ये देखिए रेसिस्टिविटी, एक नया टर्म आया, अब फिर हमको इसको डिफाइन करने की आवश्यकता होगी। फिर हमको क्या करने की आवश्यकता होगी, डिफाइन की रेसिस्टिविटी बेसिकली होता क्या है, बता रही है समझ में। तो आप इतना इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट मेरा बोर्ड में चूंकि आ नहीं रहा तो मटेरियल ऑफ द वायर और टेम्परेचर का मैं आगे बताता हूं, आप इसको उतारिए। हो गया, चलिए। तो मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं यहां से। लेंथ ऑफ द दूसरा हो गया। आप इसको नोट्स बनाते रहिए कॉपी पेन निकाल कर। तीसरा है आपका मटेरियल्स ऑफ वायर। तीसरा क्या आपका, मटेरियल्स ऑफ वायर।
मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो कहता है, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डिपेंड्स upon the resistance of the wire is depends upon the materials of the wire. Resistance of the wire is depends upon the material of the wire. For different materials के लिए resistance आपका क्या होगा, different होगा. Resistance of the wire is depends upon the material of the wire. That is कहने का मतलब क्या है, for different material the resistance is also क्या होगा, डिफरेंट होगा. डिफरेंट मटेरियल के लिए रेसिस्टेंस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. फॉर डिफरेंट मटेरियल द रेसिस्टेंस इज ऑल्सो डिफरेंट. नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर. नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर ऑफ द वायर. टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है मेरा रेसिस्टेंस पे. तो देखिए व्हेन टेम्परेचर जो होता है ना दोस्तों, देखिए व्हेन increase the when we increase the temperature of the wire, देखिए when we increase the temperature of metals, क्योंकि वायर किसके बने होते हैं, बेसिकली मेटल्स के बने होते हैं. तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा किसका, मेटल्स का, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल्स देन रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस. क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाइएगा किसका, मटेरियल्स का, और वो भी मेटल्स अगर मेटेलिक वायर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो आपका जो रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल्स होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है. रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल्स क्या होता है, इंक्रीज करता है. और अगर आप इसको decrease the temperature of the metals, its resistance will be, रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, रेसिस्टेंस will be क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो रेसिस्टेंस उसी प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मेटल्स का. और अगर आप उसका रेसिस्टेंस ये टेम्परेचर को डिक्रीज करवाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. मेटल्स का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर और but in case of semiconductor or non-metals, but in case of semiconductor increase or decrease
but in case of semiconductor increase or decrease in temperature increase or decrease in temperature there will be decrease or increase in resistance respectively। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप सेमीकंडक्टर में, जो सेमीकंडक्टर भी कभी कभी बनाए जाते हैं ना, सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, तो आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा ना तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करवाइएगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए मेटल्स के केस में ऐसा क्यों होता है कि इसका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करवाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन मेटल के केस में तो ये रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज ऑफ द करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, चेंज ऑफ द करंट के। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ये क्या होता है, इनवर्सली होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये मेटेलिक वायर है, क्या है ये, मेटेलिक वायर है, और आपको पता है मेटेलिक वायर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है इसको चलने के लिए, करंट को चलने के लिए, वो क्या रहते हैं, बहुत होते हैं, भरे पड़े रहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है तो आपको मैं बताया था कि ये ना, इसमें दो टाइप का वेलोसिटी होता है, एक थर्मल वेलोसिटी होता है और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। थर्मल वेलोसिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग वे में क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, ऐसे ऐसे मोशन करते रहते हैं, ये जिगजैग वे में मोशन करते रहते हैं, जिसके कारण से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जब भी इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो ये फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, करंट फ्लो होता है इसके करंट, ये इसके वायर में। अब करंट फ्लो होने के चलते क्या होता है, देखिए कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा देंगे, जब हम टेम्परेचर इस मेटल वायर का इंक्रीज करवा देंगे, अब देखिए ये तो बहुत सारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब जब ये टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगा, और कोलिजन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन बढ़ने के कारण जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो मेटल्स का जो रेसिस्टेंस होता है वाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसका जस्ट रिवर्स होता है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, फ्री ऑफ होते हैं, लेकिन जैसे उसमें टेम्परेचर देते हैं काइनेटिक एनर्जी वो गेन करके और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है सेल में, और फिर वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए थ्रू द कंडक्टर, जिसके कारण उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और करंट आसानी से फ्लो होता है। लेकिन जब उसका हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बात आई समझ में? तो इसका एक मैं इक्वेशन लिखवा देता हूं रेसिस्टेंस डिक्रीजिंग का फॉर मेटल के लिए। देखिए कैसे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो होगा, देखिए रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो है एट किसी टेम्परेचर पे R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है कि कैसे ये मेटल में रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिक्रीज करते हैं। और अगर किसी टेम्परेचर पे आपको रेसिस्टेंस निकालना है तो जो पहले वाला रेसिस्टेंस है उसका, उसमें इससे फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका, बात आई समझ में? ये आपका फॉर्मूला है। जैसे ये आपका क्या दिया रहेगा, वेयर आर दिया रहेगा, आप ये दिया रहेगा आर टेम्परेचर दिया रहेगा किसका, मेटल्स का टेम्परेचर डिफरेंस एक सर्टेन टेम्परेचर पे, और उसको अब इंक्रीज करवाइए डिक्रीज करवाइए,
और ये वायर का, इसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट, अल्फा को बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट, और ये वायर टू वायर दिया रहता है कि इस वायर के लिए थर्मल कोफिशिएंट इतना, इस वायर के लिए थर्मल कोफिशिएंट इतना। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, जब सारा डेटा दिया रहेगा तो आप आराम से रेसिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर निकाल सकते हैं, आराम से आप रेसिस्टेंस दैट टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में देखा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। वो ओम्स लॉ से आया था ना, V इक्वल टू आई आर, तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R लेके आए थे। वो R को आज हम लोग क्या बहुत डिटेल में स्टडी किया कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो रेसिस्टेंस है वो ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही करंट पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो वायर, जो भी मटेरियल का वायर बना हुआ है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, और किसके डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बात आ रही है समझ में। तो ये था आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और आप लोग इसको नोट्स भी प्रॉपर वे में तैयार किए होंगे ताकि एग्जाम में वो आपको काम आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।